हाँ जी, बच्चा पार्टी शुरू करें। ऑलरेडी येलो पे सेट है, मैं क्यों सेट कर रहा हूँ, रीसेट क्यों कर रहा हूँ उसको। हाँ, एक चीज़ और अगर किसी को मेरा बच्चा पार्टी बोलना अखरता है तो वो उतना पार्ट ना सुने, बाकी लेक्चर देख लें, क्योंकि मैं तो बच्चा पार्टी बोलूँगा। कल हुआ ये कि एक टीम मेंबर ने मुझे आके बोला कि सर ये जो बच्चा पार्टी बोलते हो ना, ये ऑड लगता है। तो मैंने उनको बोला कि लगता है तो लगने दो, हाँ अपन बोलते आए हैं बच्चा पार्टी, तो बच्चा पार्टी बोलेंगे। अब जिसको नहीं सुनना वो उतना पार्ट छोड़ के बाकी वीडियो देख ले। So here I am back with the lecture number 24th on Smart Read Vocab. हमेशा की तरह आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 24th में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, ईडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। तो चलिए विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं जल्दी से। एंड द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज एडिफाइंग। रेफरेंस क्या लिखा है एडिफाइंग का? माई ओन मेमोरीज ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स आर नॉट वेरी एडिफाइंग। ओके, मीनिंग एनीथिंग एडिफाइंग इज एनलाइटनिंग। जो भी एडिफाइंग है वो कैसा है? एनलाइटनिंग। पहला सिनोनिम हमें मिल गया। एडिफाइंग थिंग्स अपलिफ्ट पीपल इंटेलेक्चुअली। जो चीज़ें एडिफाइंग होती हैं वो आपको ऊपर उठाते हैं, ऊपर उठाती है इंटेलेक्ट के लेवल पे, यानी बुद्धि के स्तर पे ऊपर उठाती हैं, अपलिफ्ट करती हैं। और मोरली, या तो बुद्धि के स्तर पे या मोरली आपको ऊपर उठाएंगे। एंड हेल्प देम लर्न, और आपको सिखाती हैं। जो भी एडिफाइंग चीज़ें हैं, अब चीज़ों में हम क्या बोल सकते हैं? स्टोरीज हो सकती हैं, कोई इंसिडेंट हो सकता है, कोई सॉन्ग हो सकता है, कोई मूवी हो सकती है, कोई ड्रामा हो सकता है, कोई बुक हो सकती है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जो आपको एक एक्सपीरियंस देती हैं, लर्निंग एक्सपीरियंस देती हैं, जो सिखाती हैं, आपकी बुद्धि के स्तर को उठाती हैं ऊपर और विजडम आपके अंदर लेके आती हैं, उनको हम बोलते हैं एडिफाइंग। अब इस वर्ड को आप देखें एडिफाई, अब इसमें ई डी छुपा है और हमारे पास एक वर्ड होता है एजुकेशनल, इसमें अभी ई डी छुपा है। क्लियर है? सो ई डी से आप यहाँ पे इंटरलिंक कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि एजुकेशन क्या करती है, वो भी आपको सिखाती है। सो एडिफाइंग क्या करेगा? वो भी आपको कुछ सिखाएगा। एनलाइटनिंग, बुद्धि के स्तर पर ऊपर उठाने वाला। प्रकाश, लाइट का वैसे तो मतलब होता है प्रकाश, लेकिन एनलाइटन का मतलब होता है आप किसी को एनलाइटन जब करते हैं तो इसका मतलब होता है आप उसका बुद्धि का स्तर ऊपर उठा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, बेसिकली एनलाइटन कर रहे हैं उसको, सामने वाले को। अब देखिए एडिफाइंग बेसिकली कोट्स होती हैं, जो कोट्स होती हैं वो भी एडिफाइंग होती हैं। दो कोट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। बेगर्स कांट बी चूजर्स, यानी जो बेगर्स होते हैं, यानी अगर आपके पास चॉइस नहीं है, कोई भी चॉइस नहीं है, तो आप चूजर्स नहीं हो सकते, यानी आप चूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन के थ्रू और आपका रिजर्वेशन नहीं है, बड़ी मुश्किल से आपका जो स्लीपर कंपार्टमेंट होता है उसमें आपने एंट्री पाई टीटी की हेल्प से। अब आपके पास क्योंकि रिजर्व्ड सीट नहीं है तो ऑब्वियसली जगह नहीं है कहीं पे भी, कोई अपनी रिजर्वेशन वाली सीट पे आपको बैठने नहीं देना चाहता है। पर किसी ने देखा आपकी प्लाइट, आपकी दुर्दशा देखी और उसने आपको सीट थोड़ा सा स्पेस ऑफर कर दिया कि ओके भाई यहाँ बैठ जाओ साइड में। अब आप उससे कहें नहीं यार बैठना नहीं है, मेरे को तो लेटना है ना आपके पास सीट नहीं है और आप उससे ऐसे बोल रहे हैं कि यार नहीं बैठना तो नहीं, मुझे तो लेटना है, लेट के जाऊँगा मैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे चूज़ नहीं कर सकते बिकॉज आप उस कंडीशन में, उस सिनेरियो में क्या है, बैगर है ना। तो बैगर्स कांट बी चूजर्स। ओके, जस्ट अ बिट। यस, सो दूसरी कोट क्या लिखी है? ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। हम बेसिकली इंसान क्या होते हैं, हम ऐसे होते हैं कि हम ल्योर हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं जब कोई चीज़ चमक रही हो। अब वो चीज़ हो, चाहे इंसान हो, चाहे सिचुएशन हो, कुछ भी हो सकता है, तो हम ल्योर हो जाते हैं। पर हमें ये चीज़ सोच के चलनी होती है कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। फॉर एग्जांपल हमारी एस्टेक इंडस्ट्री जिसमें हम स्मार्ट कीड़ा ऑपरेट कर रहे हैं, और भी बहुत सारे हमारे कंपेटिटर्स हैं वो भी ऑपरेट कर रहे हैं। एक कंपेटिटर थे हमारे बहुत फेमस, बहुत बड़े लेवल पे, नाम नहीं लूँगा, वो आज की डेट में दिवालिया हो गए हैं। एंड जब वो एग्जिस्ट कर रहे थे तो जो वर्कफोर्स है ना इस पूरे एस्टेक डोमेन में, बहुत सारे जो हमारे साथी हैं वो उस कंपनी में काम करने के लिए ल्योर होते थे क्योंकि वो कंपनी बहुत अच्छे पे आउट्स, बहुत अच्छी सैलरीज ऑफर करती थी। जो व्यक्ति नॉर्मली 30,000 या 40,000 डिजर्व करता है उसको वो 1.5-2 लाख रुपए पे कर रहे थे। सो ये कैसा था? वो गोल्ड की तरह दिख रहा था सबको, यार वहाँ जाके काम करना है बिकॉज कंपनी बहुत अच्छा पे कर रही है। पर हुआ क्या आज की डेट में, वो जो पैसा एक्चुअली जो पे कर रहे थे वो कहाँ से आ रहा था पैसा? वो इन्वेस्टर्स का पैसा था, फंडिंग का पैसा था। वो खुद से कमाया हुआ पैसा या खुद का रेवेन्यू नहीं था, वो इन्वेस्टर्स का पैसा था जिसको वो बर्न कर रहे थे।
ठीक। सो हुआ क्या कि आज वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो वो जो लोग जिन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया, अब वो कहाँ पर है, वो या तो जॉबलेस है या वो दूसरी जॉब्स के लिए भटक रहे हैं। सो अगेन यहाँ पे देखिए, उस समय वो कंपनी चमक रही थी पर वो सोना नहीं थी। समझ में आ रही बात? यानी उन्होंने मार्केट डायमेंशंस नहीं समझी और बहुत सारी चीज़ों को ओवर एस्टिमेट कर लिया और ज़बरदस्ती मार्केट में इतना पैसा डाल दिया कि उस पर कोई रिटर्न ही नहीं मिला उनको, फाइनली बैंकरप्ट हो गए। सो ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। अगेन कैसा है, एडिफाइंग है। ये आपको समझाता है कि हर चीज़ जो देखने में आपको लगे कि ल्योर कर रही है, उसको पहले आपको परखना होता है, थोड़ा टाइम देके समझना होता है कि क्या ये सही है या गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल है हमारे सामने, ये भजन है। नरसिंह मेहता जी ने 15th सेंचुरी में ये भजन लिखा था और महात्मा गांधी जी ने ये भजन अपने कैंपेन्स में बहुत यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा कोट किया उन्होंने इसको। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान न आने रे। अब वैष्णव जन का क्या मतलब है? ईश्वर का बंदा वो है, यानी ईश्वर का बंदा तो तेने कहिए, यानी उस बंदे को, इस व्यक्ति को ईश्वर का बंदा कहा जाएगा जे पीड़ पराई जाने ने, यानी जो दूसरे लोगों की पीड़ा को समझ सके, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान न आने रे। और ईश्वर का बंदा उसको भी कहा जाएगा जो अगर किसी पर उपकार करता है, किसी की हेल्प करता है, तो उसके अंदर ये अभिमान नहीं आना चाहिए कि ये हेल्प उसने की है। उसको सोचना चाहिए बस हो गई उसके थ्रू, उसको इस बात का अभिमान नहीं होना चाहिए कि उसने ये हेल्प की है। तो ऐसे व्यक्ति को हम ईश्वर का बंदा कहेंगे। यानी अगर आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो आपके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये गुण होने चाहिए। अगेन भजन कैसा है? एडिफाइंग, यानी एनलाइटन कर रहा है आपको बता रहा है कि आपका अस्तित्व कुछ नहीं है, आप कुछ भी नहीं है। अगर आप अभिमान कर रहे हैं तो आप उस ईश्वर से जुड़ नहीं सकते। एडिफाइंग, एनलाइटनिंग, क्लियर है? चलिए अब हमारे पास ये 4 सेंटेंसेस देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। द बुक प्रोवाइडेड एन एडिफाइंग लुक एट द हिस्ट्री ऑफ द रीजन। सही है, उस पर्टिकुलर रीजन की हिस्ट्री के बारे में बुक काफ़ी डेप्थ में बता रही है, या बताया उसने बुक ने। बहुत सही, बहुत अच्छा सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ। वॉचिंग द डॉक्यूमेंट्री वॉज एन एडिफाइंग एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड, ये भी बिल्कुल सही यूज़ कर रहा है। द मूवी वॉज क्वाइट एडिफाइंग एज इट हैड अ लेम स्क्रिप्ट एंड नो प्रॉपर स्टोरी, ये गलत है। अगर एडिफाइंग है तो लेम स्क्रिप्ट, यानी लेम माने लंगड़ा, यानी कोई उसका ना सिर है ना पैर है, एंड नो प्रॉपर स्टोरी, सो ये सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली गलत है। ही फाउंड द फिलोसफिकल डिबेट टू बी क्वाइट एडिफाइंग, फिलोसफिकल डिबेट उनको बहुत एनलाइटनिंग लगा, एडिफाइंग लगा, ज्ञानवर्धक लगा, सो ये सेंटेंस भी सही है। चलिए वो करते हैं सिनोनिम्स वाले पार्ट पे। एनरिचिंग, ज्ञानवर्धक, एनलाइटनिंग, एजुकेशनल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो अनएनलाइटनिंग, अनएजुकेशनल, अनइंस्पायरिंग, तीनों में आपने अन लगा दिया, तीनों एंटोनिम्स बन गए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फ्रेज। फ्रेज है हमारे सामने स्टम्बलिंग ब्लॉक। क्या रेफरेंस लिखा है स्टम्बलिंग ब्लॉक का? द बिगेस्ट स्टम्बलिंग ब्लॉक इज द फैक्ट दैट मोस्ट टीचर्स ऑफ मैथमेटिक्स आर अदर क्लूलेस। ओके, मीनिंग एन ऑब्स्टिकल और इम्पिडिमेंट टू प्रोग्रेस। अब यहीं पे क्लियर हो रहा है। स्टम्बल मतलब होता है STUMBLE, स्टम्बल मतलब होता है ठोकर लगना। ब्लॉक यानी एक टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा, ठीक है। सो आप पत्थर के टुकड़े पे आपने पैर रखा, आपका पैर पड़ा और आप गिर गए, सो आपके लिए वो टुकड़ा कैसा है, पत्थर कैसा है? स्टम्बलिंग ब्लॉक, रुकावट पैदा करने वाला। एन ऑब्स्टिकल, रुकावट, इम्पिडिमेंट, रुकावट आगे बढ़ने में, टू प्रोग्रेस, क्लियर है, यानी रास्ते का रोड़ा। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में, बिल्कुल लिटरल कॉन्टेक्स्ट में, ये पत्थर ये स्टम्बलिंग ब्लॉक का काम कर रहा है, ये व्यक्ति ऑलमोस्ट गिर गए हैं, सो इसको हम बोलेंगे स्टम्बलिंग ब्लॉक। एंड पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्टेक्स्ट को समझाने के लिए एक क्लिप है हमारे सामने वंस अगेन आज भी, और इस क्लिप को मैं प्ले करता हूँ। ओके, देखिएगा क्लिप। यस, आई होप आपने देखा होगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, बेसिकली जिम्नास्टिक्स परफॉर्म कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि ऐसा क्या है जो इन बच्चों को, अगर हम सोचें कि ये जो हमारे बच्चे हैं भारत के, ऐसा क्या है जो इनको रोक रहा है ओलंपिक्स में परफॉर्म या एशियन गेम्स में परफॉर्म करने से? बिना किसी ट्रेनिंग के ऐसे मूव्स लेना, मतलब इमेजिन नहीं कर सकते आप कि इन्होंने कैसे सीख लिए।
जबकि इनके पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना फैसिलिटीज़ हैं, ना फंडिंग है, कुछ भी नहीं है, एक्सपोजर है, कुछ भी नहीं है। आप समझ रहे हो? तो ये जो चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोजर या फैसिलिटीज़ की कमी, ये कैसा काम कर रही है? स्टम्बलिंग ब्लॉक का काम कर रही है। अदरवाइज़ कोई शक नहीं है कि ये अमेरिकन, रशियन, चाइनीज़ बच्चों के साथ वहाँ पे ओलंपिक्स में कॉम्पीट नहीं कर सकते और मेडल नहीं ला सकते हमारे देश के लिए। ला सकते हैं। तो स्टम्बलिंग ब्लॉक क्या है यहाँ पे? ये जो चीज़ें हमने गिनाई इनकी कमियाँ स्टम्बलिंग ब्लॉक का काम कर रही हैं इन बच्चों के लिए, जिनके पास ना एक्सपोजर है, ना फैसिलिटीज़ हैं, ना फंडिंग है। चलिए डिस्कस करते हैं। अब हमारे सामने 4 सेट डिसीज है, देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत। द इशू ऑफ डेटा प्रिवेसी प्रूव्ड टू बी अ मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक इन द मर्जर बिटवीन द 2 कंपनीज। 2 कंपनीज के बीच में मर्जर हो रहा था, पर डेटा प्रिवेसी की जब बात आई तो वो उसने स्टम्बलिंग ब्लॉक का काम किया, यानी वहाँ पे आके बात नहीं बनी। एक कंपनी दूसरी कंपनी की डेटा प्रिवेसी पॉलिसी से सहमत नहीं थी। लैक ऑफ फंडिंग वॉज द मेन स्टम्बलिंग ब्लॉक टू द प्रोजेक्ट सक्सेस। बिल्कुल सही है, फंडिंग नहीं थी प्रोजेक्ट को, सो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बिल्कुल सही है। द क्लियर इंस्ट्रक्शंस वर अ स्टम्बलिंग ब्लॉक दैट हेल्प्ड अस फिनिश द टास्क क्विकली। अगर स्टम्बलिंग ब्लॉक है तो टास्क कंप्लीट करने में हेल्प कैसे हो गई, वो भी क्विकली? गलत है सेंटेंस। कल्चरल डिफरेंसेस कैन बी अ स्टम्बलिंग ब्लॉक इन द इंटरनेशनल नेगोशिएशंस। बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल नेगोशिएशंस की बात करें तो वहाँ पे कल्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं जो स्टम्बलिंग ब्लॉक का काम करते हैं। ये भी सही था। अभी डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। ऑब्स्टिकल, रुकावट, बैरियर, हिंड्रेंस, तीनों रुकावट के लिए यूज़ करते हैं हम। एंटोनिम्स की बात करें तो एडवांटेज, एड, हेल्प मिल रही है, असिस्टेंस, हेल्प मिल रही है। ये कल भी हुआ था, ये आज भी हो गया। जब भी मैं वीडियो क्लिप प्ले कर रहा हूँ तो ये हो रहा है, बट ये इम्पेडिमेंट एक तरीके से, बट हम इससे पार जाएंगे, हमें ये रोक नहीं सकता। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने ट्रांस डिसिप्लिनरी। ट्रांस डिसिप्लिनरी का क्या मतलब है? ट्रांस का मतलब क्या होता है? ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस, एक तरफ से दूसरी तरफ, या फिर बियॉन्ड। ये प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है अक्रॉस या बियॉन्ड। और डिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिनरी का मतलब होता है डोमेन या फिर फील्ड। ठीक है, सो ट्रांस डिसिप्लिनरी एक फील्ड से दूसरे फील्ड में इंटीग्रेशन अगर हो रहा है उसको हम बोलते हैं ट्रांस डिसिप्लिनरी। रेफरेंस पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रांस डिसिप्लिनरी ऑफ सब्जेक्ट्स। ओके, मीनिंग इन्वॉल्विंग और बोरोइंग टेक्निक्स, कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज फ्रॉम मल्टीपल डिसिप्लिन्स। यानी अलग अलग डिसिप्लिन्स या डोमेन से अगर आप अलग अलग थ्योरीज को, कॉन्सेप्ट्स को और टेक्निक्स को बोरो कर रहे हैं और उनका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, आपस में मिलावट कर रहे हैं उनकी, तो हम बोलेंगे कि वो जो बना, यानी जो उसका कॉम्बिनेशन बना, वो कैसा है? ट्रांस डिसिप्लिनरी। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, बेटर वे में समझ में आएगा। अब ये देखिए, हमारे इंडियन डांस फॉर्म्स हैं ये तीनों, भरतनाट्यम, कथक और कुचिपुड़ी। अब इन तीनों ही डांस फॉर्म्स में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? हमें म्यूजिक एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, ठीक, हमें मिथोलॉजी देखने को मिलती है, और क्या देखने को मिलता है? हमें स्टोरी टेलिंग देखने को मिलती है, और इवन फिलॉसफी भी आप बोल सकते हैं। तो ये जो जितने भी अलग अलग डिसिप्लिन्स हैं आपको इन तीनों में ही देखने को मिलते हैं। क्लियर है? सो ये जो हमारे डांस फॉर्म्स हैं, क्लासिकल डांस फॉर्म्स, ये ट्रांस डिसिप्लिनरी हैं। यानी इन एक सिंगल डांस फॉर्म में भी आप देख लें तो इन तीनों का या 4 का या 5 जो अलग अलग डिसिप्लिन हैं उनका कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? ना सिर्फ अकेला म्यूजिक नहीं होता, अकेली मिथोलॉजी की बात नहीं होगी, अकेले स्टोरी टेलिंग की नहीं बात होगी, इन सब का कॉम्बिनेशन परफॉर्म हो रहा होगा इस आर्ट फॉर्म में, डांस फॉर्म में, सॉरी। सो आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए अभी डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स। द कॉन्फ्रेंस फोकस्ड ऑन ट्रांस डिसिप्लिनरी स्ट्रेटजीज टू सॉल्व ग्लोबल प्रॉब्लम्स। बिल्कुल सही है। A transdisciplinary team was assembled involving experts from various fields to tackle the healthcare crisis. बिल्कुल सही है। अलग अलग एक्सपर्ट्स को अलग अलग डोमेन से लिया गया और हेल्थ केयर क्राइसिस को टैकल करने के लिए। बिल्कुल सही है। द कोर्स वॉज डिजाइन टू बी ट्रांसडिसिप्लिनरी इंटीग्रेटिंग नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स। ये भी सही है। द रिसर्च पेपर took a transdisciplinary approach focusing only on the core subject. अब ये गलत है। फोकसिंग ओनली ऑन द कोर सब्जेक्ट, केवल एक कोर सब्जेक्ट पे फोकस हो रहा है, इसका मतलब ये ट्रांस डिसिप्लिनरी नहीं है, ये सोल डिसिप्लिनरी है। ओनली वन सब्जेक्ट पे, कोर सब्जेक्ट पे यहाँ पे फोकस हो रहा है, इसीलिए कॉन्टेक्चुअली गलत है।
आई होप आपको समझ में आ गया उसका मीनिंग। चलिए डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैथमेटिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रांस डिसिप्लिनरी ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी इसमें मैथ्स में ट्रांस डिसिप्लिनरी इसको क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स यूज़ हो रहे होते हैं, बहुत सारे अलग अलग डोमेन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं, इसीलिए हम मैथ्स को एक ट्रांस डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के तौर पे देखते हैं। अब इसके सिनोनिम्स इंटर डिसिप्लिनरी, इंटर का मतलब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड, मल्टी यानी बहुत सारे, क्रॉस अगेन मल्टी एंड क्रॉस एक जैसे मीनिंग में हैं। एंड एंटोनिम्स की बात करें तो डिसिप्लिनरी यानी सिंगल की बात हो रही है, स्पेशलाइज अगेन एक की बात होगी, आइसोलेटेड अकेला, ये तीनों एंटोनिम्स हो गए इसके। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे विच इज़ लैक्यूना। रेफरेंस वन अदर लैक्यूना दैट मोस्ट स्कूल लर्निंग प्रोग्राम्स सीम टू मेक, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मीनिंग चेक करते हैं। एन अनफिल्ड स्पेस और इंटरवल, खाली स्पेस जगह या इंटरवल या फिर गैप, कमी जिसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं लैक्यूना, कमी किसी चीज़ की, लैक ऑफ लैक्यूना, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, लैक ऑफ लैक्यूना, ठीक है, दोनों एक जैसे हैं। एजुकेशन डिस्पैरिटीज़ की अगर बात करें, एजुकेशन में हमारे यहाँ भेदभाव देखिए कितनी असमानता है उसको हम देखते हैं यहाँ पे। वन सिग्निफिकेंट लैक्यूना इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज द डिस्पैरिटी इन एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अभी भी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले। अर्बन और रूरल एरियाज़ में अगर बात करें तो क्वालिटी एजुकेशन में कितनी बड़ी डिस्पैरिटी एग्जिस्ट करती है। जहाँ अर्बन एरियाज़ में अच्छे स्कूल्स हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी फैकल्टी है और फैसिलिटीज़ हैं, अगर गांव के स्कूलों की बात करें तो वहाँ पे कुछ नहीं है, एक मतलब 50-50 बच्चों पे एक एक टीचर है, प्राइमरी एजुकेशन की बात करूँ तो। सो क्या पढ़ाई हो रही होगी, और 6, 7, 8 के बच्चों को एक साथ बैठा दिया जाता है, पढ़ लो, कुछ बच्चे आ रहे हैं कुछ बच्चे नहीं आ रहे हैं, मतलब सब कुछ ऐसे ही भगवान भरोसे चल रहा है। सो एजुकेशन डिस्पैरिटीज। दूसरा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया फेसेस लैक्यूनाज इन इट्स हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर्टिकुलरली इन रूरल एंड अंडरसर्व्ड एरियाज, यानी जहाँ पे सर्व हम कम कर पा रहे हैं, रूरल एरियाज खास करके। अगेन सेम बात, आप शहरों में देखें हॉस्पिटल्स कितने अच्छे हैं, इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं शहरों में, पर अगर गाँव की बात करें तो गांव जहाँ है वहाँ से पहले तो 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल्स होते हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर नहीं है, फिर उसके बाद हॉस्पिटल्स में स्टाफ प्रॉपर नहीं है। सो ओवरऑल ये डिस्पैरिटीज़ जो हमें देखने को मिलती हैं, ये लैक्यूनाज हैं, ये कमियां हैं जो हमने साल दर साल सदियों से छोड़ रखी हैं, दशकों से छोड़ रखी हैं, कुछ चेंजेस देखने को खासकर नहीं मिल रहे हैं। सो ये लैक्यूनाज हैं, दोनों एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए। अभी हम डिस्कस करते हैं हमारे सेंटेंसेस को। There is a significant lacuna in our understanding of early human history। ये सेंटेंस कह रहा है हमारी अंडरस्टैंडिंग, अगर जो हम ह्यूमन हिस्ट्री को समझते हैं उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कमी है, लैक्यूना है, हम उसको प्रॉपरली समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये सेंटेंस सही है। द रिपोर्ट आइडेंटिफाइड अ लैक्यूना इन द करंट लीगल फ्रेमवर्क, बिल्कुल सही है। करंट लीगल फ्रेमवर्क में एक रिपोर्ट ने एक लैक्यूना आइडेंटिफाई किया, कमी को आइडेंटिफाई किया, गैप को आइडेंटिफाई किया। द लैक्यूना इन द डॉक्यूमेंट मेड इट ईजियर टू अंडरस्टैंड ना, अगर लैक्यूना है तो उसने ईजियर कैसे कर दिया उसको, ये सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली गलत है। अ लैक्यूना इन द डेटा सेट मेड इट डिफिकल्ट टू ड्रॉ एक्यूरेट कंक्लूजन्स, ये बिल्कुल सही है। डेटा सेट में कुछ कमी थी डेटा की, सो उससे आप कंक्लूजन्स पे नहीं पहुंच पा रहे थे। चलिए डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। गैप, हाइटस बेसिकली पॉज को बोलते हैं, सो गैप की तरह इसको आप ले सकते हैं, सिनोनिम है हाइटस। डेफिशिएंसी, कमी, ये बहुत अच्छा सिनोनिम है इसका लैक्यूना का। एंटोनिम्स की बात करें तो कंप्लीटनेस, पूर्णता, फुलनेस, पूर्णता, अबंडेंस, प्रचुरता। एक तरफ हमारे जो एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करें तो गांव में लैक्यूना है, दूसरी तरफ शहरों के स्कूल में अबंडेंस है, किसकी, इंफ्रास्ट्रक्चर की, फैसिलिटीज़ की, फीचर्स की। सो अबंडेंस यानी प्रचुरता, एंटोनिम्स हैं ये। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज डिमार्केट। डिमार्केट रेफरेंस क्या लिखा है, द थ्योरम वॉज यूज टू डिमार्केट agricultural fields in the shape of accurate rectangles, okay, meaning to set the boundaries or limits of, to mark off or separate। यहीं पे लिखा हुआ है बाउंड्रीज सेट करना, लिमिट सेट करना, मार्किंग करना। बेसिकली जो खेत होते हैं, खेत के बीच में आप जब बाउंड्री लगा देते हैं, लकीर खींच देते हैं, आपका खेत ये है, आप खेत ये, आपकी जगह ये है, आपका प्लॉट ये है, सो हम उस जो लकीरें होती हैं उनको बोलते हैं, लकीरें खींचने को बोलते हैं डिमार्केशन करना, डिमार्केट करना। क्लियर है? अब ये देखिए, ये पर्टिकुलर जगह है, दो
और उस तरफ की जगह और इस तरफ की जगह के बीच में ये सेपरेटर या हम बोल सकते हैं इसको सेपरेशन डाल दिया गया है। इसको हम बोलेंगे क्या, डिमार्केशन। सो डिमार्केट कर दी गई हैं दो अलग अलग जगह। क्लियर। एक और एग्जांपल है, अभी कोई बहुत बड़ा फार्म है, अब इसमें देखिए आप, ये पर्टिकुलर जो टुकड़ा है ये किसी पर्टिकुलर पर्सन का हो सकता है, ये टुकड़ा किसी और पर्सन का हो सकता है। सो डिमार्केशन है प्रॉपर, देखिए लाइनिंग खींची हुई है। ये सब रास्ते हमारे गांव में मेड़ होती हैं, उससे भी आप एक तरीके से उसको मानते हैं कि वो एक खेत को दूसरे से अलग कर रही है। हाँ, प्रॉपर लाइनिंग होती है। सो पता चल रहा होता है एक बुरेलाल जी का, एक श्यामलाल जी का, एक गोरेलाल जी का, सब डिमार्केटेड यहाँ पे आप फार्म्स देख रहे हैं। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया हो। डिमार्केट, लाइन खींच देना। चलिए एग्जाम्पल्स है हमारे सामने। द लाइन्स ऑन द फील्ड डिमार्केट द प्लेइंग एरियाज और डिफरेंट स्पोर्ट्स। एक फील्ड है बहुत बड़ा, उसमें अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए वहाँ पे प्रॉपरली डिमार्केट किया गया है, यानी ये पर्टिकुलर इस स्पोर्ट के लिए, ये पर्टिकुलर चीज़ ये पर्टिकुलर स्पेस इस स्पोर्ट के लिए है। सो डिमार्केशन बिल्कुल सही है। द न्यू पॉलिसी विल डिमार्केट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच डिपार्टमेंट। अब ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में यूज़ हो रहा है। नई पॉलिसी आई है, उसने बता दी भाई आपकी ड्यूटी ये है, आपकी ड्यूटी ये है, आपकी ड्यूटी है, डिमार्केट कर दिया, अलग अलग बता दिया सबको। He used the highlighter to demarcate important section of the text। ये बिल्कुल सही है, उसने इंपॉर्टेंट सेक्शंस को हाईलाइट करने के लिए डिमार्केट कर दिया, अलग अलग हाईलाइटर यूज कर लिए, सो डिमार्केट कर दिया। द लाइन्स ऑन द मैप वर यूज टू डिमार्केट द कंट्रीज शोइंग द डिफरेंसेस इन देयर पॉपुलेशंस। पॉपुलेशंस को शो करने के लिए आप डिमार्केशन नहीं कर सकते ना मैप में। अगर हम केवल इतना सेंटेंस लेते, यहाँ पे अगर फुल स्टॉप लग जाता, द लाइन्स ऑन द मैप वर यूज टू डिमार्केट द कंट्रीज, हाँ तो ये सही होता। पर इसमें ये जो ऐड कर दिया ना फ्रेज, शोइंग द डिफरेंसेस इन देयर पॉपुलेशंस, सो ये कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि डिमार्केशन से आप पॉपुलेशन कैसे रिलेट कर सकते हैं, सो ये गलत है। चलिए मूव करते हैं सिनोनिम्स पे। डिलिनिएट, ये भी वही बात है, डिलिमिट करना, डिलिमिट यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यानी आउटलाइन करना। आप क्लियरली हाईलाइट कर रहे हैं, आउटलाइन कर रहे हैं कि भाई ये स्पेस अलग है, ये स्पेस अलग है। डिफाइन करना, एग्जैक्टली बताना कि आपका कितना है। ठीक, सो ये इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स की बात करें तो मर्ज, मिला देना, ब्लर, धुंधला कर देना, किसी को पता ही नहीं चल रहा है किसका कितना स्पेस है। सो डिमार्केट के एंटोनिम्स ब्लर एंड मर्ज। दैट्स इट बच्चा पार्टी। वंस अगेन क्या करना है आपको, जितने भी वर्ड्स अभी हमने समझे, हर वर्ड पे आपको अपना सेंटेंस लिखना है और उन सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन को इस वीडियो में, इस वीडियो लेक्चर के कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ही सीख रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो नहीं कर रहा, जो शर्मा रहा है, वो शर्माता ही रह जाएगा। अगर इनहिबिशंस हैं मन में, यार मुझसे नहीं हो पाएगा, तो सच में नहीं हो पाएगा। पर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आज नहीं तो कल होने लगेगा। बिलीव यू मी, होने लगेगा। पर करना बहुत ज़रूरी है ना, स्टेप लेना, पहला स्टेप लेना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए दूसरा काम, आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, दिस इज़ माई यूज़र नेम। जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर लिया है पर पता नहीं किन्हीं रीज़न से अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हमारा प्राइवेट वाला, अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस टेलीग्राम यूज़र नेम पे शेयर करें। मैं आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर करूँगा। प्लीज़ ग्रुप ज्वाइन करें, बिकॉज मैं रोज़ बोलता हूँ कि हमारा एक्चुअल डिस्कशन, एक्चुअल मेंटरशिप वहीं पर हो रही है। और अब तो अमित सर भी जुड़ गए हैं क्रिटिकल रीजनिंग के लिए। सो फ़ायदा उठाइए ग्रुप का, क्योंकि आपने ऑलरेडी कोर्स परचेज़ कर लिया है। और अगर आप फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं तो मतलब क्लियरली मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्यों नहीं जुड़ना चाह रहे हैं ग्रुप से, क्योंकि रोज़ बोला जा रहा है कि अगर आपने पेमेंट कर दी है तो प्लीज़ ग्रुप से जुड़ें एंड जो भी वहाँ पे हो रहा है उसमें पार्टिसिपेशन करें। उससे और बेटर लर्निंग आप डेवलप करेंगे अपने। ठीक है, तीसरा काम, आपने पूरा लेक्चर देखा, जितने भी वर्ड्स आपने सीखे उनको वापस जाके आप देखेंगे कहाँ पे, स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 24 के अपने डैशबोर्ड पे जब जाएंगे आपको अटेम्प्ट करनी है ये ड्रिल। इसमें सबसे पहले आप क्या देखते हैं, आपका वोकैबुलरी फ्लैश कार्ड्स आएंगे, उसके बाद आप वोकैबुलरी क्विज अटेम्प्ट करते हैं, देन पैसेज रीडिंग, देन पैसेज के बेस्ड क्वेश्चंस। पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड और आरसी लेवल, दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके आपको ड्रॉप कर देने हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।